चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग के तीसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भागों में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट में बहुत सारे जो राज्य थे वो मिलना नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे भारत के अंदर ही। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसे जा करके देखिए, उसके बाद अगर आज वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तब इसका कोई महत्व है, वरना चीजें क्लियर नहीं होंगी। हम लोगों ने पहले ही हैदराबाद का जो इंटीग्रेशन था उसको हम लोगों ने देखा है, किस तरीके से वो भारत का हिस्सा बना, उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। आज के पार्ट में हम मणिपुर के बारे में बात करेंगे। महाराजा बोधा चंद्रा सिंह वहां के महाराजा हुआ करते थे और उनका भी बाकियों की तरह ही मनसा था कि मतलब ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, एक अलग देश बनाएंगे, मणिपुर को एक अलग देश बनाएंगे। लेकिन उनका ये सोच था कि जनता से उनकी राय जानी जाए, जनता की राय जानी जाए कि मतलब किस तरीके से हिंदुस्तान में हमारा राज्य जो है वो मिलना चाहेगा या फिर स्वतंत्र रहना चाहेगा। इसको लेकर के यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के ऊपर, यानी वयस्क मताधिकार प्रयोग करके, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे अभी के चुनाव का बात नहीं हो रहा है, वहां पे ओपिनियन जानने के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया है, जनता की राय जानने के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। इसका बहुत सारी मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो नहीं चाहती थी, वो सलाह दे रही थी महाराज को, जितनी अपोज कर रही थी, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी ये अपोज कर रही थी कि भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, आप किसी के दबाव में मत आइए। लेकिन क्योंकि वो महाराज थे और वो महाराज लोग कभी भी, जैसे कोई भी जो ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है ना, वो थोड़ा सा उन लोग का जो मेंटेलिटी होता है वो थोड़ा सा अलग तरह का होता है। तो उनका ज्यादा विश्वास था कि जो जनता है वो स्वतंत्र रहने में ज्यादा विश्वास रखेगी, हिंदुस्तान में नहीं बटना चाहेगी, वो अलग देश बनाने की मांग करेगी। लेकिन भारत से जब ये प्रस्ताव किया गया कि आप जनता से जान लीजिए, तो उस समय जो बोधा चंद्रा सिंह है वो बोलते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। लेकिन इलेक्शन जब कंडक्ट करवाया गया तो सीधे तौर पे भारत के पक्ष में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। और ना चाहते हुए, क्योंकि ये महाराज थे, अब महाराज लोग कोई भी जो होंगे ना, वो कभी भी उन लोग का मतलब कुछ भी प्राण जाए पर बचन ना जाए, वही वाला उन लोग का स्थिति रहता है। वो लोग किए क्या, मतलब अब ये बोलते हैं क्या क्या, तो बोल चुके थे, तो भारत के साथ एसेंसिनेशन यानी विलय पत्र पे साइन कर दिए। और उसके बाद अल्टीमेटली जो मणिपुर है वो भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही थी, महाराज का साथ दे रही थी उस समय, और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि भारत के साथ मणिपुर मिल जाए। तो मिल जाने के बाद भी, यानी मणिपुर का भारत में विलय हो जाने के बाद भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे विरोध करती रही थी। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स करके एक वीपी मेनन की बुक आती है, अगर आप उसको इसमें ये चीज पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जूनागढ़ के बारे में। वहां के जो नवाब हुआ करते थे, जो वो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और उसके महाराज, उसके जो नवाब हुआ करते थे वो मोहब्बत अली खान इनका नाम हुआ करता था। और वैसे तो इनका नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन शॉर्टकट में इनका नवाब मोहब्बत अली खान इनका नाम हुआ करता था। अच्छा, जैसा इनका नाम था मोहब्बत अली खान, इनका सबसे ज्यादा मोहब्बत हुआ करता था तो जो जानवर हुआ करते थे उनसे बहुत ज्यादा इनका मोहब्बत हुआ करता था। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री करके एबीपी न्यूज का एपिसोड आया करता था, उसको देखिए, उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो मोहब्बत अली खान है उनका बहुत ज्यादा, दो चीज बहुत ज्यादा इनका पसंदीदा हुआ करता था। पहला था डांस, और दूसरा हुआ करता था जानवरों से बहुत ज्यादा इनका प्यार हुआ करता था।
उसमें दिखाया गया है ये चीज कि किस तरीके से जो ये मतलब बहुत ज्यादा इनका चर्चा हुआ करता था, और ये चर्चा में तब है जब इन्होंने 2 डॉग की शादी करा दी। और शादी तो करवाया गया, साथ में सरकारी छुट्टी दी गई। भाई महाराज थे, कुछ भी कर सकते थे ना, नवाब थे, कुछ भी कर सकते थे, पैसा की कमी नहीं है, शौक जो भी हो उनको पूरा करना था। अच्छा, इनका गलत कब से शुरू हो गया? अब ये देखिए, जब बोला गया कि आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, ये सीधे कह रहे थे क्या कि मतलब हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। चलिए, बात समझ में आती है। लेकिन वहां की जनता जो थी वो चाहती थी कि हम हिंदुस्तान में शामिल होंगे। ले मजा, खेल गड़बड़ हो गया। अब नवाब जो है, जो महाराज, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में मिलेंगे, जनता कह रही है कि नहीं आपको हिंदुस्तान में मिलना है, तो महाराज कौन चीखे। अब देखिए, कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया विद पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से मिल करके षड्यंत्र चालू करनी है ये भारत के खिलाफ। पीपुल रिवोल्ट इन फेवर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पक्ष में रिवोल्ट हुआ। वहां की जनता जो है वो विद्रोह कर दी, बगावत पे उतर आई कि नहीं आपको भारत नहीं मिलना है। इसके बाद वहां पे भी मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, और फाइनली आपका 20 फरवरी 1948 को जो जूनागढ़ है वो आपका भारत का पार्ट बना। हमने जो अभी बताया उसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि ये बड़े अजीब तरीके के नवाब हुआ करते थे। इनका इस तरीके का शौक हुआ करता था, और ये इस तरह के व्यक्ति हुआ करते थे कि जब इनका दाल नहीं गला, कहने का मतलब भारत में जब ये नहीं मिल पाए, तो अंत में जाकर के, लास्ट में जाकर के ये मतलब पाकिस्तान के कराची में चले गए। और जब जा रहे थे तो जानवर को तो ले जाना ये सभी नहीं भूले, सब एक एक जानवर को लेकर के गए। लेकिन हद तो तब हो गया ये जब अपने बीवी बाल बच्चा को मतलब यहीं पे छोड़ करके चले गए। बड़ा अजीब स्थिति है साहब। जानवर को आप एरोप्लेन से उठा करके पाकिस्तान ले जा रहे हैं, और जो बीवी बाल बच्चा है उसको आप माल में छोड़ करके जा रहे हैं। गजीब आदमी थे आप भी। इन सभी टॉपिक के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब होता है फिर से किसी चीज को संगठित करना। अब देखिए, अगर कोई चीज अगर हमारा देश में अगर शामिल हो गया है, अब उसको किस तरीके से अब हम फिर से उसको एक ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए आप बहुत सारा अगर आप किताब को रखे हुए हैं, तो उसको फैला करके तो नहीं रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगा आपको वो चीज मिलेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से हम कभी भी चीजों को सरिया करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, बढ़िया से रखते हैं ताकि समय पे मिल जाए। वैसे ही अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, अब इस टॉपिक को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पोटी श्री रामालू वाज ऑन इनफाइनाइट फास्ट ऑन डिमांडिंग टू सेपरेट स्टेट ऑफ तेलुगु स्पीकर फ्रॉम मद्रास। समझने की कोशिश कीजिएगा, मद्रास में जो तेलुगु बोलने वाले थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। किस बेसिस पे? कि भाई हम तेलुगु बोलने वाले जो हैं उनको एक अलग राज्य चाहिए, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। इसमें वहां के जो स्थानीय नेता थे पोटी श्री रामालू, वो इनफाइनाइट मतलब फास्ट पे चले गए, अच्छा खासा फास्ट पे चले गए। लेकिन फास्टिंग करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि मतलब ये मर गए, और मरने के बाद गजब का बवाल शुरू हो गया। अब वहां पे लोग जो थे वो ये बात करने लगे कि जो पीएम है उस समय के, जो नेहरू हैं, ये बहुत क्रूर व्यक्ति हैं। हम अलग कोई देश से अलग थोड़ी होने की बात कर रहे हैं, हम देश में ही एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन अब उस समय का जो परिस्थिति था, चारों तरफ जो अखबार वगैरह हर जगह आपका कांग्रेस का बुराई शुरू होना चालू हो गया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बाद में मतलब 1951 में जाकर के पीएम अनाउंस करते हैं उस समय कि हम आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बनाने जा रहे हैं। किनके लिए भाई? तो जो तेलुगु स्पीकर्स हैं उनके लिए। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है कि मतलब सबसे पहला राज्य कौन बना भाषाई आधार पे? तो कौन बना? आपका आंध्र प्रदेश। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो 1951 में।
इसके आगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जरूरत पड़ गई। अब ये जैसे शुरू किया, आंध्र प्रदेश जो बना, अब उसके बाद हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य शुरू हो गया कि भाई हमको भी राज्य को बांटिए भाषाई आधार पे। अब नेता लोग को डर शुरू हो गया कि भाई अगर ऐसा हम कर देते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कहीं हमारा जो देश हम इतना मेहनत से सब को टुकड़ा टुकड़ा जो था उसको एक किए, कहीं भाषाई आधार पे सब फिर बिखर न जाए। लेकिन बाद में ये नेताओं का जो कयास जो उस समय लगाए जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, जब बल्कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बैठाया गया, फिर अलग अलग राज्यों को भाषाई आधार पे एक अलग पहचान दी गई। इससे हमारा जो देश है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। वो मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि अब हर जगह हर स्टेट में लोगों को ये लग रहा था कि हम किसके भाग हैं, तो भारत के भाग हैं। और भारत ने हमको क्या दिया है कि एक इज्जत दिया है, हमें एक अलग स्टेट बना करके वो मतलब इस तरीके से अब सोचना शुरू करती है। इसको लेकर के हुआ क्या कि लेकिन शुरुआत में जब जितने स्टेट थे वो जब शुरू किए कि भाई अब हम अलग होंगे, तो इसको देख करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाना पड़ गया। ये आपका 1953 में जाकर के बना, और 1953 में जब ये जाकर के बना, वो बना ही इसलिए क्योंकि हर जो राज्य थे वो अब अलग होने की बात कर रहे थे भाषाई आधार पे। ये सबमिट करता है रिपोर्ट, ये आयोग बनाया गया था आपका 53 में, लेकिन ये सबमिट करता है रिपोर्ट आपका 30 सितंबर को 1955 में जाकर के ये जो कमीशन है ये अपना रिपोर्ट सौंपता है। और उसके आधार पे आपका सबसे पहले देखिए ये आधार किस चीज को बनाता है। ये जो संगठन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो बनाया गया था, ये ग्रुप जो बनाया गया था, ये भाषाई आधार को आधार बनाया था, भाषा को आधार बनाया, माइनॉरिटी को आधार बनाया, और नेशनल यूनिटी यानी कि देश की अखंडता जो हो, अखंड भारत हो हमारा, इसको लेकर के हमारा जो है ना ये इसका मेन कोर रहा। 1955 में जाकर के इसके आधार पे 14 स्टेट, सबसे पहले कितने स्टेट बनाए गए, तो 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज। आज के डेट में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो भाषाई आधार पे ही अलग किए गए। पंजाब क्योंकि वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा हरियाणवी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से जो राज्य हैं उनको अलग किया गया, और जिससे जो देश है वो बिखरा नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूती के साथ एक हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज ये चैप्टर खत्म हो गया। जय हिंद।